हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, 4th यूनिट है हमारी भारत और दक्षिण एशिया। ठीक है, इसके अंदर हमें कुछ जो भारत के नियरेस्ट कंट्रीज़ हैं उनके रिलेशंस को पढ़ना है एंड उसके साथ लास्ट में जो हमारा एशिया, दक्षिण एशिया में भारत का क्या योगदान है, क्या उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ को मैं स्टार्टिंग में क्लियर कर दूं कि भारत नेपाल, भारत भूटान या श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, इनमें से किसी पर भी रिलेशंस पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है। तो शॉर्ट नोट तो तकरीबन 2.5-3 पेज का ही लिखना होता है, तो इनके रिलेशंस इतने हैं कि आपके 2.5-3 पेज कवर हो सकते हैं। सो लेट करे बगैर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक क्षेत्र के रूप में दक्षिण एशिया ब्रिटिश शासन के कारण अस्थिर रहा है, जिसने इस क्षेत्र को निश्चित भू क्षेत्रों में विभाजित कर दिया है। एक दूसरे देशों के बीच कभी कभी मधुर, कभी कभी खट्टे संबंध होने पर स्थायी दुश्मनी पैदा हो गई है। वर्तमान में दक्षिण एशिया में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान देश शामिल हैं। लेकिन आज़ादी से पहले ये सभी जो थे एकीकृत इकाई थे, इसलिए अधिक संघर्ष नहीं हुआ। हालांकि भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण के बाद इस क्षेत्र में भारत द्वारा प्रभाव का क्षेत्र बनाने का प्रयास किया गया। इंटरनेशनल रिलेशंस में प्रभाव के क्षेत्र का मतलब है एक क्षेत्र बनाने की कोशिश करना, एक राज्य द्वारा किसी क्षेत्र में नेतृत्व करने और आर्थिक, सैन्य, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों की कार्रवाई के पाठ्यक्रम को निर्देशित करने की कोशिश करना। ये भारत के विचार से भी प्रभावित था, जो दक्षिण एशिया को एकल इकाई के क्षेत्र के रूप में दर्शाता है और भारत को इसका नेतृत्व करना चाहिए। हालांकि भारत पाक प्रतिद्वंद्विता के कारण भारत के प्रभाव क्षेत्र को लगातार चुनौती दी गई है और साथ के साथ यहाँ पर यह बोला गया है कि वैश्विक शक्ति बनने की चीन की आकांक्षा में वृद्धि के साथ भारत और चाइना के बीच सीधा टकराव पैदा हो गया, ताकि प्रभाव के क्षेत्र का प्रयोग कौन करेगा। ठीक है, मतलब ये वाली चीज़ यहाँ बताई गई है कि भारत जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में था, गुलाम था, तब तक उसका पास कुछ भी नहीं था। हमारे दक्षिण एशिया के अंदर नेपाल, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज़ आती हैं और इंडिया के आज़ाद होने के टाइम पर ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। तो ये वाली चीज़ें इसके अंदर बताई गई और साथ ही साथ चाइना जो है वो अपने आप को एक बहुत पुराने टाइम से ही एक बहुत अच्छी शक्ति बना चुका है, आर्थिक रूप से भी, सैन्य रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, हर तरीके से। तो उसका क्या है, आपने पीछे चाइना और भारत के रिलेशन में पढ़ा कि कश्मीर मुद्दा है, तिब्बत मुद्दा है, अरुणाचल प्रदेश वाला है। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, भारत को भी चाइना अंडर लेना चाह रहा है अपने। ठीक है, तिब्बत को तो वो खा ही चुका है। तो ये वाली सारी चीज़ें कि भाई यहाँ पर इस चीज़ को हम पढ़ेंगे और साथ में इन सब के रिलेशंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है भारत नेपाल के संबंध। नेपाल और भारत के बीच बहुत ही स्थिर द्विपक्षीय संबंध रहे हैं। ये काफ़ी हद तक सदियों पुराने संबंध इतिहास, संस्कृति, परंपरा, धर्म पर आधारित हैं। भारत और नेपाल के राजनयिक संबंध 1947 के समय में चले गए। इसे औपचारिक मान्यता 1950 के भारत नेपाली मैत्री संधि पर हस्ताक्षर करने के समय मिली थी। ठीक है, मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट वीडियो में ही आपसे ये पूछा था क्लास में कि आप लोग मुझे ये बताओ कि भारत के किसके साथ रिलेशन इतने अच्छे हैं जहाँ पर भारतीय बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट के विज़िट कर सकते हैं। और बच्चों ने जो जवाब दिया था वो बिल्कुल ठीक था और वो कंट्री है नेपाल। ठीक है, भारत के साथ नेपाल के संबंध इतने ज़्यादा अच्छे हैं जैसे कि हमारे जापान के पूरी दुनिया के साथ। जापान एकमात्र पूरी ऐसी कंट्री है दुनिया के अंदर जो कहीं भी बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट विज़िट कर सकती है, उसकी कुछ चीज़ों की वजह से। ठीक है, तो वही चीज़ भारत नेपाल के रिलेशन के अंदर भी है। तो भारत और नेपाल का जो था ये 1950 के टाइम पे मैत्री संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद काफ़ी टाइम लगा इनके संबंधों को सही होने में। ये शांतिपूर्ण, सहअस्तित्व, संप्रभुता, समानता और एक दूसरे की आकांक्षाओं और संवेदनशीलता की समझ के सिद्धांतों पर आधारित था, जिस पर हमारे द्विपक्षीय संबंध आगे बढ़ रहे हैं। इसकी पुष्टि तब हुई जब नेपाल ने भारत के खिलाफ अशांति पैदा करने के लिए अपने क्षेत्र की लगातार रक्षा की। दोनों देशों के बीच खुली सीमा इस रिश्ते की एक अनूठी विशेषता है। बिना किसी प्रतिबंध के सरहदों ने इन दोनों देशों के लोगों की मुक्त आवाजाही को बहुत सुविधाजनक बनाया है और बेहतर बातचीत को बनाए रखने में भी काफ़ी मदद
करी है। ठीक है, भारत नेपाल के जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं वो क्या है, पहले हम वो देखते हैं कि राजनीतिक संबंध हमेशा दोनों देशों के बीच संधियों और समझौतों के साथ ही प्रकट होते हैं। ठीक है, अब चाहे संबंध किसी भी तरीके के हों, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, भाई एक ताली जो है वो दोनों हाथों से ही बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। तो ऑब्वियसली बात है, अगर इंडिया ने रिलेशन अच्छे बनाने की कोशिश करी तो नेपाल ने भी उनका पूरा साथ दिया। समय समय पर पॉलिटिशियंस जो हैं हमारे, उनकी उच्च स्तरीय यात्राएं भी होती रहीं। 2018 में दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने एक दूसरे की देश की यात्रा भी करी। इन यात्राओं ने समानता, आपसी विश्वास, सम्मान और लाभ के आधार पर द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। आज के टाइम पर सभी समझौतों की सूझबूझ के कार्यान्वयन मतलब इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रभावी उपाय करने के अलावा अलग अलग क्षेत्रों में सरकारी एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा द्विपक्षीय तंत्र को फिर से मजबूत करने की ज़रूरत को रेखांकित किया गया। भारत राजशाही तंत्र को उखाड़ फेंकने के बाद नेपाल को अपना नया संविधान विकसित करने की मदद करता रहा। दोनों देशों के बीच हाल के समझौतों में कृषि में नई साझेदारी को बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर हुए। ठीक है, उसको विकसित करने के लिए, और काठमांडू और रक्सौल के बीच रेल कड़ियों का विस्तार करने, संयोजनकर्ता का विस्तार करने का भी साझेदारी और सारी चीज़ें समझौते वगैरह होते रहे। काठमांडू कहाँ की कैपिटल है वो मुझे आप बताना कि काठमांडू जो है मतलब बेसिक उसको कहाँ का बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे गलत बताया था। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि काठमांडू कहाँ है। सो ये वाली चीज़ है कि जब इन लोगों के रिलेशंस एक पॉलिटिकल बेस पे अच्छे हुए तो भारत ने नेपाल से तानाशाह ख़त्म करने के लिए या और भी चीज़ों को डेवलप करने के लिए, हर तरीके की चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए नेपाल का साथ दिया। ठीक है जी, तो ये उन्नत अंतर्देशीय जलमार्ग भी विकसित करेगा और दोनों देशों के बीच बहने वाली नदियों से लाभान्वित भी होगा। अब जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान पे नदी पर लेकर लड़ाई होती है, जो नदी बह रही है, ठीक है, वो नदी बहती हुई कश्मीर से जा रही है पाकिस्तान। अब पाकिस्तानी तो मानते हैं कश्मीर उनका है, तो वो कहते हैं कि अब ये हमारा ही है, तो तुम नदी को यूज़ क्यों कर रहे हो, नदी तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए। मतलब एक बिल्कुल फिजूल वाले मुद्दे पर लड़ाई झगड़े होते हैं। तो वही चीज़ नेपाल और भारत में नहीं हुई। नेपाल से बहने वाली नदी को भारत के अंदर इंक्लूड किया गया और दोनों ने आपसी रिलेशंस नदियों के बिहाफ पर भी अच्छे बनाए। ये नहीं कि उन्होंने लड़ाई झगड़ा जारी रखा कि भाई जो भी है वो बस ख़त्म, जो हमारा है हमारा है, तुम्हारा है तुम्हारा है। ठीक है, ये थे उनके पॉलिटिकल रिलेशन। अब आते हैं इनका इकोनॉमिकल रिलेशंस। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ठीक है, अप्रैल मई 2015 में नेपाल में बड़े पैमाने पर भूकंप के बाद भारत ने तुरंत मदद की पेशकश की थी। 2015 में सबसे भयानक भूकंप जो माना जाता है वो नेपाल में आया था। उसमें कई जानें गई थी, कई लोग घायल हुए थे, कितनी बिल्डिंग्स तबाह हो गई थी, कितने रोड टूट गए थे। तो उन सब के लिए भारत ने नेपाल की मदद करी थी। 2015 के नेपाल के भूकंप के बारे में आज कोई होगा जिसको नहीं पता होगा, अदरवाइज़ सबको पता है। तो भारत सरकार भी नेपाल के रिकंस्ट्रक्शंस के लिए पुनर्निर्माण की कोशिशों में लगी रही। रोड बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, जो लोग गए, जो लोग घायल हुए, उनके डेवलपमेंट के लिए, सब चीज़ों के लिए भारत ने हेल्प करी। ठीक है, तो उसके साथ साथ उस चीज़ को, उस देश को अगेन डेवलप करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भूकंप आया, सड़कें अंदर धंस गई ज़मीन के अंदर, बिल्डिंगें सब ख़त्म हो गई, टूट गई, उसकी भूकंप की वजह से सुनामी आने के चांसेस भी बढ़ गए। ठीक है, कितनी चीज़ें तबाह हो गई, कितने मॉल्स टूट गए, कितनी दुकानें ख़त्म हो गई, तो खाने पीने की भी किल्लत मची। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर भारत ने नेपाल की पूरी तरीके से मदद करने की कोशिश करी। भारत ने गोचरण में एक हवाई पट्टी के निर्माण में भी नेपाल की सहायता करी, और ये काफ़ी हद तक इसलिए है क्योंकि भारत नेपाल की स्थलबद्ध भौगोलिक विशेषताओं को कम करना चाहता है और स्वतंत्रता को विकसित करने में मदद करना चाहता है। ठीक है, भारत नेपाल में मानव संसाधन के बुनियादी ढांचे के लिए डेवलपमेंट और उनके कैपेबल डेवलपमेंट करने के लिए, मतलब उसमें हेल्प करने के लिए नेपाल की सहायता करता है। नेपाल में भारत की मदद से किए गए निवेश की समीक्षा करने के लिए समयबद्ध तरीके से गतिरोध को हल करने के लिए भी नेपाल और इंडिया के संयुक्त निगरानी तंत्र का गठन किया गया। 2018 में नेपाल के
हमारे प्रधानमंत्री जो थे पुष्पा कुमार दहल की राजकीय यात्रा के बाद इस तंत्र का अनुरोध किया गया। भारत ने आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद करने के लिए अलग अलग ढांचे को उनकी योजना बनाई। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, आपातकालीन और ट्रामा सेंटर, बीर अस्पताल काठमांडू, मनमोहन मेमोरियल पॉलीटेक्निक्स, विराटनगर भारतीय सहायता के तहत पूर्ण और परिचालित कुछ परियोजनाएं बनी। ठीक है। नेपाल भारत सीमा के साथ 5 बिंदुओं के रेलवे बुनियादी की विकास पर एक समझौता ज्ञापन पर 2010 में सिग्नेचर्स किए गए। जयनगर, जनकपुर और बर्दीदास, बिजलपुरा और जोग बनी विराटनगर सेक्टर के लिए निर्माण प्रक्रिया जारी है। ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स से पूछा था कि जयनगर कहाँ पर है, तो बच्चों ने बताया था कि वो भारत में है, बट जयनगर भारत में नहीं है। ये बात मैं आपकी क्लियर कर दूँ। भारत और नेपाल ने महत्वपूर्ण व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करके भारत को नेपाल से बिजली प्राप्त करने और ऊर्जा प्राप्त करने में भी मदद करें। इसके लिए अपर करनाली और हमारे जो अरुण 3 हैं में 2 मेगा पनबिजली परियोजना विकसित की जाएगी। ठीक है। ये हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस थे। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशंस क्लियर हो चुके हैं। अब भारत नेपाल रक्षा सहयोग पर हम सेफ्टी पर कि सुरक्षा के लिए क्या एक दूसरे का योगदान दिया है वो पढ़ेंगे। भाई देखो जी, भारत और नेपाल के बीच मजबूत रक्षा सहयोग है। सीमा पार से बढ़ते आतंकवाद से निपटने के लिए सीमा विवादों को सुलझाने के लिए भारत ने सीमा प्रबंध पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की है। इसने असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए एकीकृत चौकियां भी स्थापित की हैं। तो नेपाल और भारत के बीच हाल तक एक मजबूत रक्षा संबंध थे, जब प्रचंड ने चीन का दौरा किया और चीन से रक्षा उपकरण भी खरीदे। 2015 के भूकंप के बाद चीन ने भारत के निवेश को पीछे छोड़ दिया और ये बड़े पैमाने पर नए संविधान के खिलाफ मधेसी आबादी को उकसाने में भारत की विवादास्पद भूमिका आरोप के कारण हुआ, जिसे अपनाया जा रहा है। चीन ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और नेपाल में निवेश करना शुरू कर दिया। तो इससे चीन को भारत के बड़े भाई की छवि को पीछे धकेलने और चीन के प्रभाव का क्षेत्र विस्तार करने में भी हेल्प मिली। ठीक है। जिस तरीके से भारत रेगुलर नेपाल की हेल्प कर रहा था, वहाँ फ़ायदा चीन ने उठाया और भारत को बड़े भैया बनाने की जगह किसको, हमारे चाइना को बड़ा भैया बना दिया। ठीक है जी। तो ये वाली चीज़ है कि इससे नेपाल को लाभ होगा, क्योंकि किस चीज़ से, चीन ने नेपाली छात्रों के लिए छात्रवृत्ति बढ़ा दी। चीन नेपाल की बुनियादी ढांचे के डेवलपमेंट भारी निवेश करने लगा। उससे जो नेपाल था उसको लाभ होने लगा। क्यों? क्योंकि उसे अब भारत की पहुंच पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और उसे ज़्यादा से ज़्यादा सौदेबाजी की शक्ति देनी होगी। तो नेपाल पहले ही चीन की 1 बेल्ट 1 रोड नीति का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गया, जिसे भारत की हेल्प से सुरक्षा लेंस के माध्यम से गंभीर रूप से देखा जा रहा है। कोविड के टाइम पर भारत नेपाल संबंध, जब दुनिया कोविड संकट से जूझ रही थी और घातक वायरस के प्रयास को रोकने के लिए लगी हुई थी, वैज्ञानिक साइंटिफिक डेवलपमेंट्स चल रहे थे, तो भारत ने वैक्सीन कूटनीति का आविष्कार किया। परिणाम स्वरूप इसने नेपाल के साथ अपनी मित्रता बढ़ा दी, जब दोनों देशों के विदेश मामलों में के मंत्री के बीच संयुक्त चर्चा के तुरंत बाद भारत ने नेपाल को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के कोविशील्ड वैक्सीन की 1 मिलियन खुराक नेपाल के लोगों के बीच सद्भावना पैदा करने के लिए अनुदान सहायता के रूप में प्रदान की, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया गया था, जो दुनिया में टीकों के सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ पे 3 चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने वाली हैं, क्योंकि वो इन केस कम्पिटिटिव लेवल में भी पूछी जा सकती हैं या इनके ऊपर भी डिपेंड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल, नेपाल ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड वैक्सीन की मिलियन खुराकें नेपाल को भिजवाई थी, इनका नेम याद रखना। फिर वो जो थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सो सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी टीकों की उत्पादक कंपनी फैक्ट्री है, वो इंडिया के अंदर है। ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक नेपाल का मुद्दा सारा। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये मसला था नेपाल की आर्थिक, राजनीतिक और यहाँ पर रक्षा से संबंधित जो भी डाउट्स थे वो सब क्लियर हो गए हैं। तो नेपाल आपका कंप्लीट है। अब आता है भारत भूटान संबंध।
भारत भूटान संबंध 1949 से शुरू होते हैं, जब 49 की भारत भूटान मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक संबंध स्थापित करे थे। ये संधि भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की भारत की प्रतिबद्धता पर आधारित थी। भारत ने अपना दोस्ताना इशारा तब दिखाया जब उसने असम से भूटान को 32 मील का क्षेत्र लौटाया, जो उसके लिए व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण था। ठीक है, भू राजनीतिक कारणों से संबंध नहीं चल पाए, जिससे भूटान आशंकित हो गया कि क्या इसे भारत द्वारा जोड़ा जा सकता है, जैसे तिब्बत चीन द्वारा चलाया जाता था। कि मतलब नॉर्मली भूटानी राजा के जिग्मे दोरजी वांगचुक की भारत यात्रा के साथ अविश्वास की ये हवा ऊपर उड़ गई और दोस्ती का एक नया युग स्टार्ट हो गया। तो नेपाल की तरह भूटान भी एक ऐसी भूमि से घिरा देश है और यहाँ पहुँच प्रदान करने के लिए भारत पर बहुत अधिक निर्भर करता है। भारत ने भूटान को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाई। इसने भूटान की 5 वर्षीय योजनाओं को भी अपनी तरफ से बनाया। भारत ने हवाई संपर्क, रेडियो टावर, डाक मेलिंग प्रणाली और अन्य संचार अवसंरचना के निर्माण में भूटान की हेल्प करी। भारत ने कृषि क्षेत्र, स्कूलों के निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाओं के डेवलपमेंट में भूटान का मार्गदर्शन किया। भूटान के पास प्रचुर मात्रा में जल विद्युत संसाधन हैं, जिसका दोहन भारत द्वारा प्रायोजित किया गया। ठीक है, तो आज भूटान की अर्थव्यवस्था का 25% हिस्सा नॉर्मली रखा गया। वास्तव में भारत इस संसाधन का बहुत बड़ा खरीदार है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जैसे बहुत इंटरनेशनल हमारी यूनियंस में भूटान के प्रवेश की भी सहायता की है। भूटान ने भारत की मदद से कई देशों के साथ राजनयिक संबंध भी डेवलप किए हैं। ठीक है, तो भूटान के लिए कितना ज़्यादा हमारा भारत हेल्पफुल रहा है वो चीज़ अब तक देख ली है। भूटान को आत्मनिर्भर बनाने के साथ भूटान भारत के साथ एक मजबूत सहयोगी बनकर निकला और भूटान चीन की विलय नीति को समझता है। क्यों? क्योंकि वह भारत की उत्तर पूर्वी सीमाओं के प्रति संवेदनशील है। ठीक है, अब ये सोचने वाली बात है ना कि अगर चीन ने तिब्बत को खाया और वो अरुणाचल प्रदेश की तरफ, 7 सिस्टर की तरफ से या फिर अक्साई चीन कश्मीर की तरफ से इंडिया में एंटर करना चाहता है, तो बीच में नेपाल भूटान भी तो पड़ता है ना। नेपाल भूटान तो इतने से देश है, चीन इतना बड़ा देश है, वो उनको भी खा सकता है। तो नेपाल भूटान का इंडिया के साथ रिलेशन बेस्ट होना ज़रूरी है कि कल को अगर कोई बात होती है नेपाल चाइना या भूटान चाइना की, तो भारत उनकी हेल्प कर सके। तो साथ में यही कारण है कि भूटान चुम्बी घाटी में चीन के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान करने के लिए सहमत नहीं हुआ, जो भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक है। यही कारण था कि हाल के डोकलामा संकट में भारत और भूटान दोनों एक सहयोग की तरह खड़े हुए और चीन को पीछे हटाने पर मजबूर कर दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि चुम्बी घाटी में किसी भी तरह का बड़ा फ़ायदा सिक्किम राज्य के साथ भारत की सीमाओं का खतरा हो सकता है। मतलब सीधी सी बात यह है कि भूटान को ये पता है कि हमें इंडिया ने उभारा और अगर हम किसी भी तरीके से चाइना की किसी भी लालच या किसी भी बहकावे में आ जाते हैं तो इंडिया को कितना नुकसान हो सकता है। इंडिया ने पढ़ाई से लेकर खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, बनाना सब चीज़ों में भूटान की बहुत हेल्प करी है। ठीक है, अब यहाँ आते हैं हमारे भारत श्रीलंका संबंध। भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें मनाई जाती हैं वो श्रीलंका में भी मनाई जाती हैं। वो चीज़ें जो पारंपरिक तौर से बहुत पुरानी चीज़ें हैं वो थोड़ी बहुत श्रीलंका और मैक्सिमम चाइना के अंदर भी हैं। ठीक है जी, तो इस चीज़ को लेते हुए यहाँ पर ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी तरीके के मजबूत संबंध हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत ने श्रीलंका के साथ मजबूत संबंध बनाए और बहुत भाईचारे की नीति का पालन करते हुए भारत ने 1988 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम द्वारा की जा रही राजनीतिक विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए भारत की शांति सेना को श्रीलंका भी भेजा था। तो नतीजा ये हुआ कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लिट्टे के आत्मघाती हमले में अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो भारत के उदारीकरण के बाद जब इनका विकास तेज़ी से हुआ और आई के गुजराल जैसे दूरदर्शी नेताओं ने गुजराल सिद्धांत को उजागर किया, जिसने अपने पड़ोसी देशों को महत्व दिया, इसलिए भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता 1998 में अस्तित्व में आ गया। तो दोनों देशों को आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है कि अगर आप किसी भी व्यापार को बढ़ावा दोगे और अगर आपका बनाया हुआ माल नेपाल, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान कहीं जाता है
तो फिर वहाँ से आपको पैसा भी तो आएगा ना, तो वहाँ से पॉलिटिकल रिलेशंस के साथ आपके इकोनॉमिकल रिलेशन भी अच्छे हुए। वास्तव में दोनों देश शांतिपूर्ण हिंद महासागर के प्रबल समर्थक थे, जो उसे भूरणनीतिक रूप से प्रभावित करेगा। लेकिन संबंध तब बिगड़ गए जब श्रीलंका ने लिट्टे पर ज़बरदस्ती हमला किया और उसके बाद प्रतिद्वंदी नेता को मार डाला था। ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिशियन था उसको मार दिया। उसके बाद महिंद्रा राजपक्षे के नेतृत्व में नई सरकार आई, जिसके तमिल भाषी नियंत्रण क्षेत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा संघीय अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं किया गया और बहुत बड़े पैमाने पर मानव नरसंहार भी शुरू किए। तमिलनाडु सरकार के आंतरिक दबाव का सामना करते हुए भारत ने श्रीलंका पर लगाए जाने वाले लिमिटेशंस के खिलाफ मतदान से दूर रहने का फैसला किया और भारत के गैर प्रतिबद्ध रवैये ने उनके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध भी तोड़ दिए और श्रीलंका जो था चीन की ओर बढ़ गया। मतलब चीन का सिर्फ और सिर्फ एक मेन मकसद ये है कि भारत के रिलेशंस को हर देश से ख़राब करना। पहले नेपाल के साथ कोशिश की, भूटान के साथ कोशिश की, अब श्रीलंका की बारी है तो श्रीलंका के साथ कोशिश करी। ठीक है, तो श्रीलंका चीन की ओर झुक गया। चीन ने बुनियादी ढांचे को डेवलप करने के लिए उसकी हेल्प करी। अब जहाँ आप फ़ायदा देखो, आप एक जगह जॉब कर रहे हो, वहाँ से आपका रिलेशन उस बॉस के साथ अच्छा है, ठीक है, और वो बॉस आपको सिर्फ 15,000 पर मंथ दे रहा है सैलरी, लेकिन कहीं और आपको जॉब मिल रही है और वहाँ आपको 30,000 जॉब पर पैसे मिल रहे हैं, तो आप अपना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट देखोगे ना, क्योंकि फैमिली भी चलानी है, खुद को भी चलाना है, सब कुछ करना है। तो अब वहाँ पे जो रिलेशन थे वो उस बॉस के साथ आपके ऑब्वियसली बातें ख़राब होंगे ही होंगे, क्योंकि आप उसकी जॉब छोड़कर गए हो। तो वही वाली चीज़ श्रीलंका और भारत के साथ हुई। वो अपने आर्थिक चीज़ों को डेवलप करने के लिए चीन की तरफ झुक गया। श्रीलंका के साथ चीन की निकटता ने इस क्षेत्र में भारत के प्रभाव को कम कर दिया, जो आने वाले टाइम में भारत की सुरक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखा गया कि श्रीलंकाई नौसेना ने भारतीय मछुआरों को मार डाला, जो गलती से श्रीलंकाई जल में बह गए थे। इस तरह की घटना पहले नहीं हुई थी। ठीक है, चीन ने उनको उकसाना शुरू करा, भारत को किसी भी तरीके से पिछाड़ना था उसको और पिछाड़ना है, तो उसने वहाँ से भारत से बहे हुए मछुआरों को मार डाला। उसके साथ क्या हुआ जी, इस तरह की घटना पहले कभी नहीं हुई थी, लेकिन दोनों देशों के बीच में हत्याओं के बजाय आपसी भरोसे और आदान प्रदान थे। कोलंबो पर पूर्वी कंटेनर टर्मिनल बंदरगाह, जिसका अनुबंध पहले जापान और भारत को देने के लिए अंतिम रूप से दिया गया, रद्द कर दिया गया था और राज्य की हेल्प से संचालित चीनी फर्म को भी दिया गया। तो रियलिटी में लिट्टे के हाथ से सत्ता में आए राजपक्षे परिवार ने चीन को विकास के लिए मतलब वो कर दिया कि हाँ, चीन जो है अब श्रीलंका पर पूरी तरीके से कंट्रोल अपने में कर सकता था। ठीक है, क्योंकि चीन एकदम तो कंट्रोल नहीं कर सकता ना, उसको रिलेशंस पहले बनाने हैं, फिर श्रीलंका के नेताओं को अपने पर भरोसा दिलवाना है, उसके बाद जाकर कुछ ना कुछ करना है। तो जी यहाँ पर ये हुआ कि भारत की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखने लगे बंदरगाहों की हेल्प से, और चीनी सरकार ने श्रीलंका को जो ऋण दिए थे वो बहुत ज़्यादा ब्याज दर पर थे। तो श्रीलंका चीन के साथ कर्ज के जाल में फंस गई, जिससे उस स्थिति से बाहर आने के लिए उसको कोई ना कोई रिसोर्स ढूंढने थे। तो जिससे उसी स्थिति से बाहर आने के लिए भारत श्रीलंका संबंधों को अगेन पैदा करना था। मटाला राजपक्षे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, जिसे संचालित करने के लिए भारत को दिया जाना था, उसे भी रद्द कर दिया गया और श्रीलंका में परिवर्तन ने भारत श्रीलंका संबंधों को फिर से मजबूत कर दिया। मतलब यहाँ पर इंतहाई मतलबीपन हो रहा है। उसको अपने आर्थिक डेवलपमेंट करने के लिए चाइना के पास गया, चाइना से जब वो कर्ज में डूब गया तो उन्होंने भारत से रिलेशन अगेन अच्छे कर लिए। लेकिन भारत को चीन के प्रकोप से बचना है, तो उसने बाकी कंट्रीज से अपने रिलेशन अच्छे बनाने की कोशिश करी है, तो उसने अगेन श्रीलंका से हाथ मिला लिया। और फिर ये तब देखा गया जब नरेंद्र मोदी ने 2017 में द्वीप राष्ट्र का दौरान किया और भारत श्रीलंका आर्थिक समझौतों पर हस्ताक्षर करके जो भारत को देश को सुलभ ऋण मंजूर करने और मानव संसाधन विकास पर जोर देने की अनुमति देगा। ये दोनों देशों के बीच में 1998 मुक्त व्यापार समझौते संधि के बाद देखा गया अगेन। ठीक है, जहाँ निवेश को दोगुना कर दिया गया और अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट हुआ। तो भारत की टेक्निक्स और उनकी जो इकोनॉमिकल हेल्प थी, उनकी योजनाओं को और कोलंबो योजनाओं ने श्रीलंकाई लोगों को कौशल विकास पाठ्यक्रम दिया। श्रीलंका के छात्र राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा मतलब नीट और IIT JEE जो है, इन सब की प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।
ये वाली बात हकीकत है कि दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा साइंस से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड बच्चा है, नीट देने वाला, ठीक है, या फिर IIT JEE इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, वो श्रीलंका के अंदर पाए जाते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा है कि जैसे कि यहाँ तो ये होता है कि भाई अगर शर्मा जी की बेटी ने वो करा है, डॉक्टरी करी है, तो बराबर वाले भी अपनी बेटी को डॉक्टरी ही कराएंगे, ये ज़बरदस्ती है। लेकिन श्रीलंका के अंदर ऐसा है कि हर 1 2 3 4 घर, 5 घरों में रेगुलर, फिर छठा छोड़ के बाकी के 4 घरों में रेगुलर आपको मेडिकल के स्टूडेंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो भारत ने उच्च शिक्षा के केंद्र बनाने की योजना बनाई और उनको उसकी हेल्प करी। यही कारण था कि भारतीय प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच के संबंधों को बढ़ावा दिया और लगभग $15 मिलियन का अनुदान दिया। तो आज की स्थिति में जो कर्ज के जाल में फंसा हुआ था श्रीलंका, वो उस बात से निकल चुका है और निकल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप श्रीलंकाई सरकार ने रणनीति कोलंबो पोर्ट के पश्चिम कंटेनर टर्मिनल WCT को डेवलप करने के, चलाने के और बाकी सारे समूह के समझौते करे। श्रीलंका में पहली बार भारतीय बंदरगाह ऑपरेटर के रूप में अदानी समूह की WUTC में 51% हिस्सेदारी होगी। साथ ही श्रीलंका हाल ही में जिस आर्थिक संकट से गुजर रहा है, उसने देश को टूटने के कागार पर ला दिया और उसमें भी हमारी भारत ने मदद करी। भारत पहले ही $2.5 बिलियन और भोजन, ईंधन, इन सभी चीज़ों, दवाओं को, मेडिसिन को उनको दे चुका है, श्रीलंका की मदद कर चुका है। और साथ ही भारत सबसे आगे है, जो द्विपक्षीय राष्ट्र को इस संकट से बाहर निकालने में हेल्प करता है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड खैरात पैकेज की पैरवी कर रहे हैं। सो भारत अफ़गानिस्तान संबंध जो है हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो हमारे यहाँ पर जो 2 देशों के रिलेशंस थे वो मैंने आपको काफ़ी डीपली समझा दिए हैं। आप अब इस पर शॉर्ट नोट भी लिख सकते हैं और एक सेपरेट क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। सो होप सो कि आप लोगों के पास कोई भी डाउट नहीं रहा हो। जो मैंने आपसे पूछा है वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी जो डाउट हो वो कमेंट या टेलीग्राम पर पूछ लिएगा। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।